जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो आज हम नई वीडियो के साथ हैं और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 फिजिक्स का, मतलब क्लास 9 फिजिक्स का, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। और आपको पता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एनसीईआरटी सीडीएस के एग्जाम में, एंड नॉट जस्ट इन सीडीएस, क्योंकि 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में फॉर फ्रॉम साइंस, ठीक है। और अगर आप एनसीईआरटी चलेंगे तो आप इजीली 30 आउट ऑफ 30 कर लेंगे, जिससे आप इजीली कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी आप इजीली जीएस में 40 to 42 स्कोर कर सकते हैं, और इसके लिए इजीली आप कट ऑफ भी क्लियर कर देंगे। क्यों? क्योंकि लिए मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैं खुद ही ये सब कर लेता हूं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी। तो स्टार्ट करेंगे वर्क से कि वर्क क्या होता है, ओके। तो ये नहीं करना आपको, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। नाउ नेक्स्ट पेज में आते हैं, जो जो मैं हाईलाइट करूंगा सिर्फ आपको उतना ही करना है, ठीक है। तो अब करेंगे हम साइंस का। साइंस में व्हाट इज वर्क, ठीक है। वर्क तो वैसे आप ये भी कर लोगे कि ये एक लड़की है, वो एक वॉल को पुश कर रही है 1 घंटे से, तो वो थक जाएगी, तो वो वर्क डन कर रही है उसके हिसाब से। लेकिन साइंटिफिक कंडीशन में 2 कंडीशन में वर्क होता है। फर्स्ट कि कोई फोर्स लग रही है, सेकंड वो ऑब्जेक्ट जिसमें आप फोर्स लगा रहे हैं वो डिस्प्लेस हो रहा हो। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ही इसको कहेंगे हम इट इज डूइंग अ वर्क, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, 2 कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क sorry, that is the satisfied for the work to be done, that is a force should act on an object and the object must be displaced, ठीक है। तो ये 2 आपको चीजें करनी है। सिर्फ अगर ये 2 कंडीशन पूरी हो रही है तो आपको इन चीजों में करना। सॉरी है, फिर से वो हो गया है, एक बार करता हूं मैं। या डन, ठीक है। सॉरी। नाउ वर्क डन। अब आपको इसमें से बाकी ये तो कुछ नहीं करना, जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है सिर्फ वो करना है। अब आते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। ये फॉर्मूला यूपीएससी का भी फेवरेट है, एंड नॉट जस्ट यूपीएससी, किसी भी एग्जाम में आ जाता है, स्कूल के उसमें भी आ जाता है, ठीक है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला कुछ नहीं होता, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसमें कितनी फोर्स लग रही है और कितने मीटर वो डिस्प्लेस हो रहा है, उसको हम कहेंगे वर्क डन, ठीक है। और यही 2 कंडीशंस भी हमें साइंटिफिक दे रखी है कि वर्क डन करने के लिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये नीचे दे रखी है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। नाउ नीचे आते हैं। अब एसआई यूनिट क्या होती है वर्क डन की? तो हमें पता है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की एसआई यूनिट 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो वर्क की हो जाएगी न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर के साथ साथ इसको हम वर्क की एक और एसआई यूनिट होती है, एंड दैट इज जूल, ठीक है। JOULE। तो जूल आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो यहाँ पे आप याद रख लेना जूल होती है, ठीक है। अब इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वही चीज़ें पढ़ना। इफ, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, इफ F इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन एंड S इज इक्वल्स टू वर्क मीटर, ठीक है। तो वो होता है। और ये याद रखना, वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, ये मैं आपको पिछले चैप्टर्स में भी बताया था, इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क उनमें से एक वो है, ठीक है। नाउ अब इसके एसआई यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं, इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ वही पढ़ना आप। F is equals to 1 न्यूटन and S is equals to 1 मीटर, then the work done by the force will be 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो 1 न्यूटन मीटर इज द, और जूल जो इसकी एसआई यूनिट होती है, तो 1 जूल क्या हो जाएगा? 1 जूल विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर along the line of act the force, ओके। सॉरी, सिर्फ इतना याद कर लेना। और ये 1 जूल इज इक्वल्स टू पूछते हैं, ठीक है, सीडीएस या एनडीए में स्टेटमेंट वाइज में, और ये न्यूमेरिकल कर लेना प्लीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं आया तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जर्नी टू IMA, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर मेरा पर्सनल जो टेलीग्राम है सौरभ बिष्ट 12, उसको आप ज्वाइन, मतलब उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। नाउ ये देखते हैं। अब वर्क डन ना 3 चीज़ें वर्क में हो सकती है, ठीक है। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो। तो ये यूपीएससी के सीडीएस में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज में पूछा था, और उसमें 4 ऐसे ऑप्शंस दे रखे थे, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे थे कि एक तो था वर्क डन कैन बी ऐसे दे रखा था, और ए ऑप्शन था पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी जीरो, और डी था ऑल ऑफ दीज। तो आप किस में टिक करेंगे? ऑल ऑफ दीज में करेंगे। अभी एनसीईआरटी में वर्क डन जीरो वाला नहीं दे रखा, पर जीरो भी हो सकता है, वो 11th-12th में आप पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये दे रखा ना वहाँ पे पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला भी आपको मैं करवा देता हूँ। पहले देख लिया, वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होता है। ये याद रख लेना, स्टेटमेंट वाइज आता है कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप कभी भी डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट कुछ काम करें तो हमेशा नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। किसी के भी अगेंस्ट जाएंगे तो नेगेटिव, और किसी के साथ जाएंगे तो पॉजिटिव। इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब ये कुछ नहीं करना, आपको न्यूमेरिकल कर लेना प्लीज, अभी भी बोल रहा हूँ। सॉरी। नाउ वी कम्स टू वी विल कमिंग टू एनर्जी, ओके। एनर्जी में आपने बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, तो वर्क की पहले रिवाइज करते हैं। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। और वर्क की SI यूनिट आपको पता है न्यूटन मीटर एंड 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये याद रख लेना। और वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये आपको याद रखना है। सॉरी। नाउ हम आते हैं एनर्जी में। ओके, तो एनर्जी में आपको कितना पढ़ना है उसको पहले मैं कर लेता हूँ। यहाँ एनर्जी में आपको करना है, कुछ नहीं करना है, ये तो बिल्कुल। एनर्जी क्या होती है? कुछ नहीं होती। एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग अ वर्क, ठीक है। इसकी बेसिक डेफिनेशन है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग अ वर्क इज नोन एज एनर्जी। बस ये याद कर लेना, और ये डायरेक्ट पेपर में आ जाती है, व्हाट इज एनर्जी। तो इसको होते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और ये अभी यहाँ NCERT में दे भी रखी है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। इसको कुछ नहीं करना आपने, ऊपर जाना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, ये भी कुछ नहीं करना है। कहाँ गया? ये रहा, ये भी नहीं करना, यहाँ पर है, ठीक है। ये एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो एनर्जी इज व्हाट? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और यूनिट ऑफ एनर्जी सेम एज दैट ऑफ वर्क, ठीक है। तो एनर्जी और जो वर्क होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, देयरफॉर उनकी जो SI यूनिट होगी वो भी सेम होगी, ठीक है। अब आता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये तो पढ़ लिया आपने, एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो देयरफॉर उनकी SI यूनिट भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। वर्क की SI यूनिट जूल, एनर्जी की SI यूनिट जूल, बस इतना याद कर लेना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और गलत कर देते हैं। अब आता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने पढ़ी होगी, और 9th-10th में तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, और लाइट एनर्जी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल लाइट का एक क्वेश्चन भी आया था, इलेक्ट्रिकल वाला, वो मैं आपको आगे करा दूंगा। लास्ट में इस बार ही आया था CDS 1 2023 में, ठीक है। तो आपको बताऊंगा वो कैसे होता है, ठीक है। और उसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होता है, बस वो क्वेश्चन आपके ईजिली सही हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये जो मेन होता है। तो हम काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसमें तो है नहीं कुछ, यहाँ पे है, ये साइंटिस्ट जी को छोड़ दीजिए आप, ये कभी काम के नहीं है। अब हमें करना है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। कहाँ गया? ये रहा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बेसिक सबको फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। ये होती है काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट हमें ये याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी किनके पास होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है जो मोशन पोजेस करते हैं, ठीक है। जो बॉडी जिनके पास मोशन होता है वो ही सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। ऐसा नहीं कि कोई बॉडी रेस्ट पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जो बॉडी मोशन में होगी सिर्फ उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, और जहाँ पे वी होता है वो वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स के पास होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी सिर्फ वही बॉडी पोजेस करते हैं जिनके पास मोशन होता है, ठीक है। बस ये दो आपको इसमें याद रखना है मेन, बाकी कुछ नहीं है। ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। इसमें कुछ नहीं करना होता आपको इस पेज में। जितना मैंने 2 पॉइंट बता दिए सिर्फ वो मेन है आपके काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। एक तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसका फॉर्मूला, और एक काइनेटिक एनर्जी किन बॉडीज़ के पास होती है जो बॉडी पोजेस करती है मोशन में, ठीक है। तो इसमें मेरे को एक बार देखना, तो कुछ करना तो नहीं है, नहीं नहीं इसमें भी नहीं काम का है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट ये कुछ नहीं करना आपको सॉरी, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है आप लोग काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। कोई भी बॉडी इन मोशन, बस ये याद रख लेना कि बॉडी इन मोशन में होता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। अब डायरेक्ट इसकी डेरिवेशन होती है, वो तो आपको करने की जरूरत नहीं है। हाफ एम वी स्क्वायर ये आपको याद कर लेना है, डेरिवेशन स्कूल के उसमें आती थी। यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। भी डिराइव करने में निकल जाना, सॉरी बेटा, या आ गया। तो अब आपको डायरेक्ट मैं नीचे जाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे दे रखी है काइनेटिक एनर्जी की, नीचे है। ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये करना है आपको थोड़ा बड़ा करने ही दीजिए। हाँ यहाँ पे ये देख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को ई और बड़ा ई और नीचे के उसमें दे देते हैं, ठीक है। तो भी काइनेटिक एनर्जी होता है, बस ये याद कर लेना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं UPSC में NCERT से, ठीक है। तो आपको वो कर लेना है, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का आपको एक रिलेशन बता रहा हूँ। मोमेंटम आपको पता होगा, अगर आपने पिछले वाले चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि व्हाट इज मोमेंटम, और मोमेंटम में कैसी क्वांटिटी होती है। तो मोमेंटम होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ठीक है। और ये पेपर में आता है, इसको याद कर लेना, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन चाहिए। तो इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी में क्या दे रखा है हमको,
लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ 2 मिनट। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या दे रखा, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, देखो मैं बताता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हाफ एम इंटू वी, ठीक है। वी स्क्वायर को हमने 2 बार लिख दिया, वी वही उसका मतलब होता है, ठीक है। अब जो एम इंटू वी है वो क्या हो जाएगा, मोमेंटम। अब ये एक वी अकेला छोड़ दिया, इसको हमें वी को अकेला नहीं छोड़ना होता कभी भी, ठीक है, क्योंकि वी होती है वेलोसिटी। तो वी को अकेला ना छोड़ के हम इसके साथ एम से इंटू कर देते हैं, और एक अगर हम एम से इंटू करें तो डिवाइड भी एम से करेंगे, ये मैथमेटिकल रूल है, ठीक है। मैथ्स में होता है कि जिससे इंटू उससे डिवाइड करना पड़ता है अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हो। तो ये भी पी बन गया। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो ये प्लीज याद कर लेना, ये रिलेशन, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको मोमेंटम दे देगा, मास दे देगा, बोलेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालिए, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आप बस याद कर लेना, ठीक है। इसमें बस इतना ही है, बाकी आपको ये न्यूमेरिकल कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट आएगा मुझसे टेलीग्राम चैनल में आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसको कर लेना पर याद से। अब जाते हैं थोड़ा नेक्स्ट। टेलीग्राम चैनल आपको पता है, जर्नी टू IMA, और सौरभ बेस्ट 1-2 ये मेरा पर्सनल है, ठीक है, टेलीग्राम। उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको अनडन करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। नाउ कम्स व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। 2 मैंने आपको बोली, 2 एनर्जी पढ़नी है, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो क्या पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी में, आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये तो नथिंग, ठीक है। ये भी दिखने दीजिए, ये भी दिखने दीजिए, ये भी ये बस इंपॉर्टेंट है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी मोशन में बेस्ड होती है, पता है ना आपको कि काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड बाय बॉडी दैट आर इन मोशन, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी वर्च्यू ऑफ पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है, ठीक है, या फिर उसमें हाइट होती है। कोई भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी तो होती है, क्यों होती है, उसमें मोशन होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है, क्योंकि उसमें पोजीशन होती है, या फिर उसकी हाइट के अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हो। किसी भी बॉडी कोई हाइट पे है ना, तो उसके बाद कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब मैं आपको बताऊंगा आगे कि मैं हाइट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ पोजीशन दे रही है, तो पोजीशन में हाइट भी आ जाता है, और वो हाइट क्यों आ रहा है उसके फॉर्मूले में ही होता है वो, ठीक है। तो आगे बताऊंगा, आगे इसके नेक्स्ट पेज में ही है वो। तो ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी मोशन, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, ठीक है। तो इसमें m क्या होता है, m होता है आपको पता होगा मास, g होता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन, और h होता है हाइट। तो मैं आपको हाइट क्यों करता इसलिए करता, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी के पास होती है जिसके पास क्या होता है, पोजीशन होती है। p से पोटेंशियल, p से पोजीशन, मैंने तो ऐसे याद करा था, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, ठीक है। हाइट में वही जो मैंने आपको अभी बताया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। तो वो पढ़ना है। 2 मिनट इसको हाईलाइट करने दीजिए, बस नीचे चलते हैं। इसको आपको कुछ नहीं करना, बस ये देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ पोटेंशियल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। मान लीजिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जब वो नीचे से ऊपर जा रहा होता है ना, तो वो उस पर क्या होती है, उसके पास होती है ए से, जैसे मान लो बी में जा रहा है वो, ठीक है, तो उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी जब वो ए में होगा। लेकिन जैसे जैसे वो बी में जाता रहेगा ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहेगी पोटेंशियल एनर्जी में, और जब वो बी में पहुंच जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी उसकी हो जाएगी 0, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टिबल है काइनेटिक एनर्जी में, और ऐसी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टिबल है पोटेंशियल में। अब वो अगर ए से बी में आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो नीचे ना उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो जैसे ही वो नीचे पहुंच जाएगा, तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो इसमें बस यही होता है, और ये डायरेक्ट मतलब पेपर में आता है कि मतलब कैसे कन्वर्टिबल होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होती है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है। ए से बी में क्या देखो, तो ए से बी में जाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएगा तो काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होगी, ठीक है। और ऊपर से अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, इफ इज कमिंग फ्रॉम ऊपर से नीचे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में। बस ये याद कर लेना, बाकी इसमें कुछ नहीं याद करने की जरूरत है, ठीक है। बस मैंने जितना बताया उतना करना है। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। इंटर कन्वर्टिबल का मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं वो, और नॉट जस्ट पोटेंशियल एंड काइनेटिक, बाकी सारी जैसे मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल इन सब में भी हो जाती है, ठीक है। ये याद कर लेना बस। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आपको क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है इसमें, ठीक है। अब ये कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैंने आपको बस लिखा है सिर्फ उतना पढ़ना, ठीक है। सॉरी कैंसिल, ये नहीं पढ़ना आपको, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ना है इसमें आपको।
और इस साइड भी ये मोटोनो में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप यू कैन जस्ट लीव इट, इसको भी छोड़ दो, बस इसको ये लिख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है m/g/h, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल आप इसको कर सकते हैं ट्राई, सिंपल न्यूमेरिकल, सिंपल फार्मूला बेस्ड होता है। सिर्फ याद रखना कि व्हाट इज वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी m/g/h की होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी होती है ½ × m/v का स्क्वायर, ठीक है। बस ये कर लेना, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, स्टार बना रहा हूँ इसमें, फार्मूला बेस्ड है, इसको कर लेना। अब क्या है, वही जो मैंने आपको पीछे बताया कि वेरियस फॉर्म एनर्जी इनकन्वर्टिबल है, इंटर कन्वर्टिबल, तो यस दे आर इंटर कन्वर्टिबल। और क्यों है वो, अभी मैंने आपको बता दिया कि ए से बी में जाएगा तो और बी से ए में जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे ही स्पीकर होता है, स्पीकर्स हो गए, माइक्रोफोन हो गए, ठीक है। आपके क्या होते हैं, ये सब क्या करते हैं, आपकी एनर्जी इधर से मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन, स्पीकर, और इसका पेपर में क्वेश्चन भी आता है CDS 1 2023 में, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं क्या क्या आपको इस पेज में से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो कुछ नहीं पढ़ना, ये तो छोड़ दो आप। यहाँ से आप आओ डायरेक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये हर उसमें एप्लीकेबल होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों सेम है, ठीक है। बस जो उसकी मास की डेफिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, उसमें मास हटा के आप एनर्जी कर दीजिए, सेम हो जाएगा, ठीक है। वो क्या कहता था, वो कहता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ऐसी एनर्जी भी होती है, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब नीचे यहाँ पे आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सिर्फ उतना ही पढ़ना, ठीक है, बाकी कुछ मत पढ़ना। कहाँ गया, ये रहा, ये दिख रहा है आपको कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड इन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो देयरफॉर जो टोटल एनर्जी होती है ना बिफोर और द आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होती। और इससे हमें एक और चीज़ पता लगता है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये याद रख लेना हमेशा। मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये दे रखा है आपको, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल्स टू कांस्टेंट सॉरी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये वही इनके फॉर्मूले में दे रखा है mv² प्लस mgh इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी, बस ये याद रख लेना, ठीक है। इसमें से बाकी कुछ नहीं करना आपको। अब आता है मेन, रेट ऑफ डूइंग वर्क सॉरी, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क कुछ नहीं होता, आपने वर्क पढ़ लिया, आपने एनर्जी पढ़ ली, तो अब एक ही बार चीज़ बच गई, पावर होता है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नथिंग बट पावर होती है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी आपने पढ़ लिया, अब नाउ यू विल बी स्टडिंग अबाउट पावर कितनी पावर आप लगा सकते हैं, ठीक है, कितनी किसी चीज़ की पावर होती है। तो पावर को हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। और रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी दोनों सेम ही होता है, ठीक है, और वो पावर के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो कभी भी आपको बोला है पावर इज रेट ऑफ एनर्जी, तो वही सेम होता है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला होता है, देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये याद रखना, एनर्जी और वर्क दोनों का इक्वल होता है। तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, या फिर आप कह सकते हैं पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। P इज इक्वल्स टू W/T और P इज इक्वल्स टू E/T, ये दोनों आपको प्लीज याद कर लेना। डायरेक्ट फॉर क्वेश्चन बनेगा भी, मैं आपको CDS 1 2023 के उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसकी यूनिट लिख लीजिए, यूनिट ऑफ पावर सबको पता है वॉट होता है, बल्ब की जितनी भी पावर होती है किससे पढ़ते हैं कि इतने वॉट का है, चार्जर इतने वॉट का है, तो पावर की यूनिट होती है, ठीक है। चार्जर के पावर कितनी है तो उसका वॉट में देखते हैं ना कि इतने वॉट का है, इतना वॉट का है, तो ये होता है, ठीक है। तो वॉट होती है हैविंग द सिंबल W, ठीक है, बस इतना कर लेना। और 1 वॉट क्या होता है, 1 जूल अपॉन सेकेंड, क्यों, क्योंकि 1 वर्क पावर इज टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट सेकंड, तो 1 वॉट इज टू 1 जूल पर सेकंड। अब आप ये पढ़ लेना कि किलो वाट और उसमें क्या वो है, ठीक है, क्या बोलते हैं रिलेशन बिटवीन किलो वाट एंड जूल पर सेकंड। तो 1 किलो वाट इज टू 1000 जूल पर सेकंड, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना प्लीज, और इसको याद कर लेना, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक न्यूमेरिकल है, इसको देखो और इसको देखिए कैसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, 2 गर्ल्स है, ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, वो क्लाइम कर रही है पर रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, 8 मीटर की रोप क्लाइम कर रही है, ठीक है। अब गर्ल्स ए और गर्ल बी, गर्ल ए कितना टाइम ले रही है 20 सेकंड और गर्ल बी ले रही है 50 सेकंड्स टू कंप्लीट द टास्क, ठीक है। तो व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल, कितनी पावर दोनों गर्ल्स ने यूज करी है, ठीक है। तो अब हमें पावर का फॉर्मूला क्या पता है, पावर का फॉर्मूला पता है वर्क अपॉन टाइम। अब आप कहेंगे सर वर्क कैसे निकाले इसमें कि इन्होंने कितना वर्क करा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो कुछ देर नहीं लिखा। तो वर्क मैंने आपको पीछे क्या बैठा था, वर्क इज टू m/g/h भी, और हम इसमें m/g/h वाला ही फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हाइट दे रखी है हमें, ठीक है। तो जहां पे हमें साफ साफ हाइट दे रखी होगी ना, तो वहां पर हम लिखेंगे m/g/h, यानी मास इंटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन इंटू h, और अब उसके लिए आपको मास दे रखा है, ठीक है, g दे रखा है, g तो देने की जरूरत नहीं है, वो 10 होता है, 9.8 जितना ले लो, और h ले लो हाइट, तो ये देखिए यहाँ पे दे रखा है p इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम m/g/h, ठीक है। तो इसको आप नॉर्मल करेंगे
तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लेना ट्राई दोनों सॉरी। और अगर कोई भी आपको दिक्कत आएगी तो बता देना, ठीक है। अब मेन चीज़ आती है जो यूपीएससी की फेवरेट है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। यानी जो हमारे घर में कभी भी आपने बिजली का बिल देखा होगा, तो अगर नहीं देखा तो खोल के देख लेना आप, उसमें एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर्स के उसमें होती है, ठीक है। कितने किलोवाट आवर हमारा बिल बना है, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है किलोवाट आवर में मेजर होती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि जो जूल यूनिट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, ठीक है। तो उससे हम ये लार्ज क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसलिए हम किलोवाट आवर यूज़ करते हैं कि बिगर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी उससे मेजर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो किलोवाट आवर हम करेंगे, तो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। The unit joule is too small and hence it is inconvenient to express large quantity of energy. तो हम एक bigger unit of energy लेते हैं called kilowatt hour, ठीक है। अब किलोवाट आवर और जूल, ये तो सबसे प्यारा सवाल है यूपीएससी का कि इसके बीच का रिलेशन बता दो। डायरेक्ट क्वेश्चन था 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता, तो 36 इंटू 10 की पावर 6 दे रखा था, 3.6 दे रखा था इंटू 10 की पावर 6, 3 दे रखा था इंटू 10 की पावर 6, और एक और था 3.6 इंटू 10 की पावर 5। तो आंसर था 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो बस ये याद रख लेना आप, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद कर लेना। डायरेक्ट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये याद रख लेना ठीक है। और ये 1000 वाट कैसा आया, 1000 वाट इंटू 36 सेकेंड, तो ये 36 इतना बन गया। अब इसको आप 3.6 आवर में चाहिए ना आपको, तो बस 3.6 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। बस ये आपको याद कर लेना, बस ये मतलब निकालना नहीं सीखना, बस डायरेक्ट रिलेशन याद कर लो कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है, ठीक है। अब जो यूपीएससी का फेवरेट सवाल बनेगा वो बनेगा इसके नीचे, ठीक है। पहले ये कर लो ना कि अपने कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर्स, ठीक है। अब जो यूपीएससी का फेवरेट है इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट वाला क्वेश्चन, ठीक है। बल्ब वाला तो यूपीएससी का फेवरेट ही फेवरेट है, और CDS 1 2023 में भी बल्ब वाला सेम क्वेश्चन आया था। मैं आपको बताऊंगा क्या है, ठीक है। बस उसमें इसकी ये बस मतलब मैंने क्या बोलता न्यूमेरिकल कर लो ना, बस सेम यूपीएससी क्या करता है, इनके डिजिट चेंज कर देता है, बाकी कुछ नहीं करता, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वाट का, यूज फॉर 6 आवर्स पर डे, और यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब बता रहा है, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि एनर्जी की यूनिट ऑफ एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पावर क्या होती है, W/T, या फिर पावर होती है E/T। मैंने क्या बताया था, वर्क और एनर्जी आर सेम, देयरफॉर उनकी SI यूनिट भी सेम होती है, और देयरफॉर P इज इक्वल्स टू W/T एंड P इज इक्वल्स टू E/T। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको ये देखना है बस कि वहाँ पे आपको P इज इक्वल्स टू W/T वाला फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू E/T वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि आप E/T वाला करेंगे, क्योंकि हमें पूछा क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। तो अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो हमें फॉर्मूला लेंगे P इज इक्वल्स टू E/T, ठीक है। तो अब क्या निकालना है हमें, इजिकल्स टू क्या निकालना है, P इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। बेसिक मैथ्स का वो होता है, ये इजीली सबको आता है, इजिकल्स टू P इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये देखना हमें पावर दे रखी है, तो दे रखी है 60 वाट। अब हमें देखना है टाइम दे रखा है, हमें दे रखा है 6 आवर्स पर डे, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ जो वैल्यू दे रखी है वो नीचे पुट कर देनी है, ठीक है। तो 1 डे में निकालनी है हमें, 6 आवर्स एक दिन की दे रखी है, तो इजिकल्स टू P इंटू टी, ठीक है। अब P क्या दे रखी है, 60 वाट, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपको, यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर होती है, तो हमें वाट को किसमें चेंज करना है, किलोवाट में, ठीक है। तो किलोवाट में चेंज करने के लिए बेसिक यूनिटरी मेथड है, मतलब मैं बता देता हूँ कैसे चेंज करना होता है। उसके बाद आपको बस क्या करना है, डायरेक्ट वैसे ही चेंज कर देना, ठीक है। इतना नहीं लिखना। 1000 वाट में कितना होता है, 1 किलोवाट होता है, ठीक है। और हमें किसकी निकालनी है, 60 वाट्स की। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 1/1000 इंटू 60 वाट हो जाएगा, तो 6 से ये कट जाएगा, तो 0.06 किलोवाट बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो जब भी आपको वाट से किलोवाट में चेंज करना है, आप डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, और वाट किलोवाट से वाट में करना है तो इंटू 1000 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंटू 6 आवर्स, और ये हो जाएगा 0.36 यूनिट, ठीक है। तो ये फेवरेट है यूपीएससी का, प्लीज़ इसको कर लेना, ठीक है। और बस यहाँ पर ये चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। बस हमने क्या पढ़ा, वर्क इजिकल्स टू अब जो बेसिक रिवीजन है वो कर लेते हैं। वर्क इजिकल्स टू 1 जूल न्यूटन मीटर की ऐसा यूनिट होती है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो हो सकता है, ठीक है। दूसरी हम चीज़ वर्क इजिकल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन से बन सकते हैं, आप कर लेना, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, एंड काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ठीक है, हाफ mv², ठीक है। ये पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि दोनों इंटर कन्वर्टिबल होती है, ठीक है। तो उसके बाद हमने था काइनेटिक एनर्जी P²/2mv पढ़ा था, ठीक है, कि क्या बोलते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशन, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, CDS को उठाएंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है, इंटर कन्वर्टिबल, ये तो याद ही रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि यार दीज एनर्जी वो है। फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, ठीक है, उसी से निकला था कि ये दोनों क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है, इसलिए कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस हम इसको ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि ये सेव कर लिया मैंने, अगर आपको इसकी सेविंग PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब आता है पावर, पावर क्या आता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, यानी वर्क बाय टाइम, या फिर E/T आता है, ठीक है। और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर सॉरी वाट होती है, और
एनर्जी की क्या होती है, कॉम्बिनेशन यूनिट ऑफ एनर्जी 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो हमारे घर में जितना भी आता है एनर्जी का 1 किलोवाट आवर में, मतलब किलोवाट आवर में हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये इतना हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, जो मैं आपको बताया था ना बल्ब वाला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 CDS 1 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि कैसे हमें इसको अप्लाई करना है जो हमने पढ़ा है, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखिए, हमें क्या दे रखा है, 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है और कितने एक दिन में हम कितना यूज़ कर रहे हैं उसको, 10 आवर्स अ डे, ठीक है। तो हमें करना है यूनिट ऑफ एनर्जी कितने दिन की निकालनी है, 3 दिन की। तो एनर्जी अब ये तो मैंने खुद ही दे दी, 1 यूनिट इज टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो इतना अच्छा होता है, यूपीएससी सब देता है। तो P इज टू E/T, ई निकालना तो E इज टू P इंटू T हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, 100 वाट दे रखा है और टाइम दे रखा है 10 आवर। अब मैंने क्या कहा था आपको, वाट को किस में चेंज करना है, किलोवाट आवर में। और अगर वाट से आप किलोवाट आवर में चेंज करते हो तो 100 अपॉन 1000 यानी डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो कर दिया तो कितना आ जाएगा, पावर 1/10 किलोवाट, ठीक है। अब डायरेक्ट 1/10 इंटू 10, तो 10 से 10 कट गया, आंसर क्या इतना, मतलब ये आ गया 1। तो ये एक दिन का है 1 किलोवाट आवर, हमें कितने निकालने हैं, 3 दिन का। तो 3 दिन की कितनी हो जाएगी, 3 किलोवाट पर आवर, ठीक है। तो बस ये देखो इतना सिंपल है यूपीएससी, इतना सब। और यूपीएससी दे भी रहेगी 1 यूनिट इज टू 1 किलोवाट आवर कि अगर आप कहीं भूल गए तो नॉर्मल आप उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, आपको बस इतना करना है। और ये आता है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो ये देख लो, वहीं मैंने आपको बताया था इंटर कन्वर्टिबल, तो इसमें स्पीकर और माइक्रोफोन के बारे में, ठीक है, कि माइक्रोफोन और स्पीकर के बारे में स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, ऐसी सिंपल पूछता है, ठीक है। तो क्या आप देख रखा पहला वाला कि जो माइक्रोफोन है ना वो कन्वर्ट करता है साउंड टू मैकेनिकल सिग्नल, ठीक है। अब हमें ये तो पता है माइक्रोफोन से हम साउंड एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं तभी तो किसी को सुनाई देता है। तो साउंड से तो एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन किस में चेंज हो रही है, कि मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिकल में, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो पास कर रही होती है, तो तभी तो हम एक फोन से दूसरे फोन में सुन रहे होते हैं या फिर हम वीडियो रिकॉर्ड, ठीक है। तो अब देखो गलत क्या हो गया, 1 गलत हो गया। तो 1 दो ऑप्शन में A और B, तो इनको तो हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया, बचा C और D। अब एलिमिनेशन भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है, C और D में कैसे कैसे करना है। अब थर्ड है, तो स्पीकर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल सिग्नल टू साउंड, ठीक है। अब हमें पता है कि स्पीकर से हमें साउंड आती है, लेकिन वो कौन सी एनर्जी से कन्वर्ट करके हमें साउंड सुनाता है वो याद रखना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मैकेनिकल, दूसरा है इलेक्ट्रिकल, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिकल। क्यों, क्योंकि पता है इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तभी वो होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया आंसर एलिमिनेशन से। तो 2 और 4 इसका आंसर सही है, ठीक है। तो 30 आउट ऑफ 30 आप इजीली कर सकते हैं, और 20+ तो जीएस के कट ऑफ आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। और अगर टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, जर्नी टू IIM है, ठीक है। और बस नोट्स चाहिए तो आपको आप टेलीग्राम चैनल में आ सकते हैं। वंदे